नमस्कार, हेलो, जय हिंद, वेलकम बैक टू दी पार्ट टू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमारी जो पिछले वीडियो में बात हुई थी वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को लेकर हुई थी। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कैसे है वो मैंने आपको बताया था। एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तहत आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, दोनों मिलाकर इनकम स्टेटमेंट कहलाएगा। और दूसरे या तीसरे आइटम के तौर पर बनाई जाएगी बैलेंस शीट, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी। इसीलिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट कहलाती है पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आपको जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं उन सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स को बंद करने हैं और उसे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कौन से खाते ट्रेडिंग में जाएंगे और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे वो आपको पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम्स के खाते हैं उन्हें बंद करके हम ले आए हैं कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। इन अकाउंट्स को बंद करने की प्रोसेस क्या होती है और जर्नल एंट्री क्या होती है, वो अगर आपने नहीं पिछले वीडियो में देखी है तो पहले जाकर वो देखिए। और उसके बाद अब आगे ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने परचेजेस, वेजेस, पावर फ्यूल, कैरियज इनवर्ड्स, फैक्ट्री रेंट, ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो डेबिट में लिख लिए हैं। और जितनी डायरेक्ट इनकम आमतौर पर ज्यादा होती नहीं है। सेल्स ही एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायरेक्ट इनकम का। इसलिए सेल्स अकाउंट को बंद करके सेल्स अकाउंट का बैलेंस ले आया हूं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसलिए क्रेडिट में लिख दिया है बाय सेल्स अकाउंट। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न ये था कि क्या सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लेने से या एक जगह ले आने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चल जाएगा? जवाब है नहीं। अभी दो आइटम्स ऐसे और हैं जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लाने होंगे, और उन दो आइटम्स के बगैर प्रॉफिट या लॉस निकाल नहीं पाएंगे। वो दो आइटम्स कौन से हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई डोंट नो कितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया और कितनों ने नहीं, लेकिन अब समय आ गया है रिवील करने का कि वो दो आइटम्स कौन से हैं। अगर आपके दिमाग में है तो वीडियो देखते देखते बोलिएगा जरूर। दो आइटम्स हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, क्या होता है ओपनिंग स्टॉक और क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये बताने की तो जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक यानी साल के शुरू में जो बचा हुआ माल था। आपका जो भी बिजनेस है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे या आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, दोनों ही के केस में हो सकता है आपके पास शुरुआत में कोई माल बचा हो। साल के शुरू में जो आपके पास माल है उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत में, साल साल साल, कौन से साल की बात कर रहे हो सर? अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग ईयर आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च का होता है। तो 1 अप्रैल के दिन जो आपके पास माल बचा हुआ था वो है आपका ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत में यानी 31 मार्च के दिन जो बचा हुआ स्टॉक है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर किए बगैर सही प्रॉफिट या सही लॉस की गणना नहीं की जा सकती। वो क्यों? देखिए, आपने कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं जो आपके शुरुआती थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं। अगर क्लास 11th के लिहाज से बात करूं तो आपको कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कई सारे अजम्पशंस, कई सारे कन्वेंशंस के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, द प्रिंसिपल कॉल्ड एज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस साल का प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहते हैं, उस साल की इनकम और उसी साल के एक्सपेंसेस कंसिडर कीजिएगा, तो उसी साल का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। इसी के साथ एक और प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, प्रिंसिपल कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो क्या कहता है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किसी एक डेफिनेट, एक डिफाइंड, एक पर्टिकुलर पीरियड को कंसिडर करके अकाउंटिंग कीजिए।
ये नहीं कि आप जो है जो इनकम हो रही है लिखे जा रहे एक्सपेंस हो रहे लिखे जा रहे। भाई अगर आप सही मायनों में अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो एक अकाउंटिंग पीरियड तय कीजिए और उस अकाउंटिंग पीरियड जो आपने तय किया है उसकी इनकम और उसके एक्सपेंसेस को कंसिडर करके उस साल की अकाउंटिंग करके उस साल का प्रॉफिट या लॉस पता कीजिए। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर यहां करना क्यों जरूरी है उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। ओपनिंग स्टॉक क्या है सर? ये वो माल है जो हमने खरीदा तो पिछले साल था, लास्ट ईयर खरीदा था, लेकिन किसी कारण से बच गया तो इस साल की शुरुआत में वो हमारा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक वो माल है जो शायद इस साल खरीदा या इस साल बना लेकिन इस साल बिका नहीं, इसलिए साल के अंत में बच गया। प्लीज बहुत क्लियर होना है आपने। ओपनिंग स्टॉक क्या है? पिछले साल का बचा हुआ माल जो इस साल की शुरुआत में हमारे पास रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इस साल का माल जो इस साल बिका नहीं इसलिए साल के अंत में बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जो है, ध्यान दीजिएगा, समझना है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल का बचा हुआ माल है। यानी हो सकता है उस माल को आपने पिछले साल खरीदा होगा, तो पिछले साल परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया होगा। हाँ बोलिए भाई, जब भी माल खरीदते तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं कि नहीं करते? और परचेज को अपना खर्चा मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन ये माल तो पिछले साल यूज नहीं हुआ या पिछले साल बिका नहीं, इसीलिए तो इस साल की शुरुआत में हमारे पास है। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में हमारे पास जो माल पड़ा हुआ है वो पिछले साल खरीदा होगा, पिछले साल बना होगा, लेकिन उस साल बिका नहीं, उस साल यूज नहीं हो पाया, इसीलिए तो इस साल की शुरुआत में हमारे पास पड़ा है। अब पिछले साल अगर ये आपने खरीदा था तो पिछले साल आपने परचेजेस अकाउंट में डेबिट किया होगा, लेकिन क्या, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, दिमाग को खुला रख के, क्या इस अमाउंट को, जितने अमाउंट का माल हमारे पास बचा है, खरीदा पिछले साल था लेकिन बच गया तो इस साल की शुरुआत में हमारे पास पड़ा हुआ है एज ओपनिंग स्टॉक, क्या इस अमाउंट को पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का खर्चा माना जाना चाहिए या इस साल हम इस माल को यूज करेंगे? देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, साल के शुरू में बचा हुआ माल, यूज तो इस साल करेंगे, इस साल बेचेंगे, इस साल प्रोसेस करेंगे, तो ये जितनी भी वैल्यू का माल है उतने अमाउंट को किस साल का खर्चा मानना चाहिए? पिछले साल का जिस साल खरीदा था पर यूज नहीं हुआ, या इस साल का जिस साल हम इसे यूज करेंगे या इस साल बेचेंगे? जवाब दीजिए, क्या क्या सही है आपके हिसाब से? इस माल को, इस अमाउंट को पिछले साल का खर्चा मानना, प्रीवियस ईयर का खर्चा मानना जब ये आपने खरीदा था पर यूज नहीं किया, बेचा नहीं, या करंट ईयर का खर्चा मानना चाहिए जिस साल हम इसे यूज करने वाले हैं या जिस साल इसे बेचने वाले हैं? द आंसर हैज टू बी करंट ईयर, इस साल का खर्चा मानना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में बचा हुआ माल है, जितनी भी वैल्यू का माल साल के शुरू में बचा हुआ था उसे किस साल का खर्चा मानना चाहिए? इस साल का मानना चाहिए सर, करंट ईयर का मानना चाहिए, जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल का खर्चा मानना चाहिए, क्योंकि ये माल यूज तो इस साल होगा ना, ये माल प्रोसेस तो इस साल होगा ना, ये माल बिकेगा तो इस साल ना। पिछले साल खरीदा था, यूज नहीं हुआ, तो हमने वो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक मान लिया गया होगा, तभी तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक माना गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक पर आइए। क्लोजिंग स्टॉक माने इस साल का माल जो बना, बिका नहीं या बच गया, इसलिए अब वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। भाई इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक के बारे में मैं बता रहा था। अब क्लोजिंग स्टॉक वो अमाउंट है, वो माल है जो आपका इस साल आपने हो सकता है खरीदा हो लेकिन बिका नहीं, यूज नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए साल के अंत में बचा रह गया। अब जितने अमाउंट का माल बचा रह गया, क्या उतने अमाउंट को आपको इस साल का खर्चा मानना चाहिए? जिस साल वो यूज नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, बिका नहीं,
कि अगले साल का मानना चाहिए जिस साल ये यूज होगा। है जी, किस साल का खर्चा मानना चाहिए? सर उसी साल का मानना चाहिए जिस साल वो यूज होगा। भाई अभी तो ये पड़ा रह गया, यूज ही नहीं हुआ। तो जितने भी अमाउंट का ये माल है, आपने तो अगर इसे इस साल खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट में लिखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा। हाँ बोलो भाई, ये वो माल है जो इस साल मैंने खरीदा पर बिका नहीं, और जब खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ बोलो। परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा तो इसे खर्चा मान लिया होगा कि नहीं? हाँ बोलो। लेकिन क्या वो हमारा खर्चा है? क्या इसे खर्चा मानना चाहिए? नहीं बोलो, नहीं है। ये तो अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का खर्चा माना जाएगा जिस साल ये यूज होगा। बात का सार केवल इतना है बच्चों कि सिर्फ इनकम और सिर्फ एक्सपेंसेस लिख देने से ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। अभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर आना है, और कैसे लेकर आना है वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। लेकिन अभी केवल इतना समझिए कि ओपनिंग स्टॉक वो अमाउंट है जो पिछले साल हमने खर्चा कर दिया, लेकिन खर्चा वो किस साल का माना जाना चाहिए? इस साल। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक सर वो माल है, वो अमाउंट है, जितने अमाउंट का माल हमने इस साल खरीदा हम उसे खर्चा मान के बैठे हैं, पर वो इस साल का खर्चा नहीं, अगले साल का खर्चा माना जाना चाहिए। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई है तो आगे की बात सुनो कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ है। भाई आप कह रहे हो ओपनिंग स्टॉक वो वैल्यू है, वो अमाउंट है जिसे इस साल का खर्चा मानना चाहिए, पर वो है कहाँ? ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? सर ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक के अकाउंट में पड़ा है। ये ओपनिंग स्टॉक अकाउंट क्या है? अरे भाई, ओपनिंग एंट्री करना सीखी थी। ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं? जब आप पिछले साल के सारे बैलेंसेस को करंट ईयर में अकाउंटिंग करने की जब शुरुआत होती है, करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट जब शुरुआत होती है, उसकी स्टार्ट होती है, तब पिछले साल के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को आप करंट ईयर में लेकर आते हैं, जिसमें आपने सारे असेट्स के अकाउंट को डेबिट 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 करके जो है इस साल के बुक्स में लेकर आए थे। सारी लाइबिलिटीज को आपने क्रेडिट किया था, याद कीजिए, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू बैंक्स लोन, टू कैपिटल। वो जब आपने जर्नल एंट्री की थी जिसको आप ओपनिंग एंट्री कहते हो, ओपनिंग एंट्री करते समय ओपनिंग स्टॉक अकाउंट खुला होगा, और ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में जो भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू रही होगी वो बैलेंस आपने ब्रॉट डाउन करके लिखा होगा। अब ये ओपनिंग स्टॉक इस साल के पिछले वाले साल यानी प्रीवियस ईयर में खरीदा हुआ माल है, बच गया था। किस साल का खर्चा मानना है? अभी अभी मैंने बताया, इस साल का। तो आप इस ओपनिंग स्टॉक को लेकर चलिए ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक के बिना अधूरा है। आपने बाकी सारे तो बैलेंसेस वहां पर लिख लिए हैं, ये देखिए, आपने परचेजेस लिख लिया, वेजेस लिख लिया, पावर फ्यूल लिख लिया, कैरियज इनवर्स लिख लिया, फैक्ट्री रेंट लिख लिया, लेकिन जब तक ये ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा जाएगा तब तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा नहीं होगा। तो ये मैंने अभी तो यहाँ टू ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन पहले सोचिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक अकाउंट से ले जाकर हमें ले जाना है कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जर्नल एंट्री बोलिए, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट है, यहां से खत्म करना है तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट होगा। क्या जर्नल एंट्री बोलना है? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक। जब ये जर्नल एंट्री होगी तो इस जर्नल एंट्री की ये पोस्टिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक। अब आपका ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, क्या प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा? क्या जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाएगा? नहीं। अभी क्लोजिंग स्टॉक की कमी महसूस हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पड़ा है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है ये सबको क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक यानी इस साल का खरीदा हुआ माल जो इस साल यूज नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, बिका नहीं, बच गया। 31 मार्च के दिन जितनी भी वैल्यू का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा वो कहां पड़ा है? जल्दी बताएं, सोचिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्या आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज करना सीखी उसमें कहीं क्लोजिंग स्टॉक आया? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी कभी क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री की होगी।
हाँ, कभी कभी जो है स्कूल्स में एग्जाम्स के दौरान जब आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम सेकंड टर्म एग्जाम्स चल रही होती हैं, तब कई बार पूछ लिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बताओ। तब वहाँ बच्चा शायद रट के बोलता है कि हाँ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन समझने का समय अब आया है, क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी कहीं नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का तो अभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो वैल्यू किया जाता है। ये बात सुनकर समझकर दिमाग में हमेशा रखना। कोई भी व्यापारी, हम जिसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके पास साल के अंत में जितनी भी वैल्यू का माल बचा, वो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया जाता है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। एंड देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग मेथड्स के बारे में बताया है, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन अभी आपको जो बात सीखनी है और याद रखनी है, क्लास 11th के लिहाज से बोल रहा हूं, इन्वेंट्री यानी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किया जाए। उसका वैल्यूएशन किया जाएगा किस वैल्यू पर, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं जो लिख रहा हूं उसको आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। इन सिंपली इट्स अ कंसेप्चुअल thing that you must know. Closing stock is always valued at its cost or NRV. What is NRV? Net realizable value. कॉस्ट यानी उसकी जितनी लागत लगी, आपने जितने में वो माल खरीदा था, या उसकी जितनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी अगर आज उस माल को आप बेचो तो कितने रुपए में बिकेगा, उससे कितना पैसा रियलाइज हो जाएगा, वो है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा या किस वैल्यू पर किया जाएगा? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। यानी अगर आपके माल की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है, लेकिन उसकी एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9,500 ही है, अगर अभी माल बेचने जाएंगे तो 9,500 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी मानेंगे? 10 कि 9.5? 9.5, विच एवर इज लेस। अब जो मुद्दा आपको समझना है वो ये कि क्लोजिंग स्टॉक का आपने वैल्यूएशन तो कर लिया। अब ये आपसे कोई नहीं कहेगा, अगर आपको एग्जाम में सवाल करने को आ रहा है तो आपसे कोई वैल्यूएशन कराएंगे? आपको तो वैल्यू दी हुई रहेगी। आपको हो सकता है कॉस्ट और एनआरवी दोनों दे दे, या सीधे आपको कह दे कि द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज इतना इतना रुपीस, तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर दोनों दे दिया, कॉस्ट और एनआरवी दोनों दे दिया, तो आप कौन सी वाली कंसिडर करेंगे? एनआरवी वाली कंसिडर करेंगे। Now cost or NRV whichever is less is the value of closing stock. But ये value of closing stock है कहाँ? कहीं नहीं है। अभी हमारे बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं है, हमको बुक्स में उसे लाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कैसे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री बताइए। क्लोजिंग स्टॉक ये वो स्टॉक है जो बच गया, यूज नहीं हुआ, अगले साल यूज करेंगे। अगले साल यूज करेंगे तो अगले साल का खर्चा मानेंगे, इस साल का खर्चा थोड़ा है, इस साल का तो वो असेट है। अरे भाई, क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल के आखिर में बचा हुआ माल है वो हमारा क्या है? असेट है। उस असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बोलो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक नामक असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। याद करो नियम, डेबिट द इंक्रीज इन असेट। याद आ रहा है? अरे असेट लायबिलिटी, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो अकाउंट्स थे उसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद आ रहे? असेट्स के लिए क्या रूल था? डेबिट द इंक्रीज इन असेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन असेट। तो बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट खोलने जा रहा हूं मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, जो अभी तक आपके बुक्स में नहीं था, लेकिन अब मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? टू कैश। खरीद रहा हूं क्या? खरीदा हुआ है, तो फिर टू क्या? सर ट्रेडिंग अकाउंट में खलल या ट्रेडिंग अकाउंट में कमी क्लोजिंग स्टॉक की मच रही थी, तो क्यों ना हम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करके, यानी इस असेट को हमारी बुक्स में लाकर सीधे ही इसकी वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट में ले चलें, ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना आसान हो जाए।
यही होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो अभी मैं कह भी रहा था कि जर्नल एंट्री कभी कभी जर्नल के समय भी पूछ ली जाती है, जर्नल के सवाल में भी पूछ ली जाती है। केवल आपको जो है ट्रांजैक्शन के नाम पर दे दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक और इतनी इतनी वैल्यू, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री ये होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और जब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट जर्नल एंट्री हुई तो इसकी पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगी भाई? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक को ले आया हूं। ओपनिंग स्टॉक कहां था? ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक कहां था? कहीं नहीं था, उसको अभी रिकॉर्ड किया है। और जब क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया तो जर्नल एंट्री क्या पास करी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके मैंने क्या लिख दिया? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ये बताओ, जब क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट ये जर्नल एंट्री करी तो क्लोजिंग स्टॉक का भी तो अकाउंट खुलेगा। अभी तक उसका अकाउंट नहीं था, पर अब तो उसका अकाउंट खुल गया ना। और जब उसका अकाउंट खुल गया तो उसमें भी पोस्टिंग होगी। बोलो क्या? क्लोजिंग स्टॉक में क्या पोस्टिंग होगी? टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई आपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में लिखोगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये जो टू ट्रेडिंग अकाउंट आपने लिखकर क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस खड़ा कर दिया। हाँ बोलिए भाई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में टू ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही आपने लिखा, इस अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस जिंदा हो गया ना। इस बैलेंस का क्या करें? क्या करें? खत्म कर दे। खत्म क्यों कर दे? ये कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट थोड़ा है। अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक तो तुम्हारा असेट है, और असेट है तो कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट तो नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक का जो भी बैलेंस है वो बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। कहां? कहां कैरी फॉरवर्ड होगा? बैलेंस शीट में। भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी ना, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज दोनों लिखे जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक चूंकि तुम्हारा असेट है, ये जो भी तुमने जो भी वैल्यूएशन किया क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में लिखा टू ट्रेडिंग, और जो भी इसका अभी जो आपने जो भी अमाउंट वैल्यूड अमाउंट है, ये जाएगी वैल्यू कहां? बैलेंस शीट। फिलहाल के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। और देवी और सज्जनों, जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई। आपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, आपने डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट कर दिया। दो चीज की कमी थी, वो दोनों चीजें भी आ गई, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग। ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग करना अर्थात आपको देखना है कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है और डेबिट साइड का टोटल कितना। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है यानी आपकी इनकम ज्यादा है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है मतलब आपके खर्चे ज्यादा है। आपकी जो भी मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, जो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उसकी अगर इनकम ज्यादा और खर्चे कम यानी हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, खुशी मनाओ। और अगर उल्टा हो जाए कि साहब खर्चे ज्यादा और इनकम कम, मतलब आपको हुआ है ग्रॉस लॉस। ये बैलेंस है। बैलेंस है यानी इसको आप चाहे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कोई भी देखे उसको ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। उसको ट्रेडिंग अकाउंट देखते साथ ही पता लग जाए कि भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है। तो बजाय कि इसको बैलेंस कैरी डाउन लिखने के हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है यानी इनकम ज्यादा है, तो आप यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी, टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। मान लीजिए एक्सपेंस ज्यादा होते और इनकम कम होती, तो आप क्या लिखते? बोलो। आप लिखते बाय ग्रॉस लॉस। समझदार बच्चे हैं, अगर और ज्यादा इलैबोरेट करके लिखना चाहते हैं तो आप यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। या बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है वो अल्टीमेटली जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस भी कंसिडर होंगे, और उसके बाद निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अभी मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट की प्रोसीजर पूरी समझा दी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे क्या आपने इनकम एक्सपेंसेस को कंसिडर किया, फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर किया और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला।
एक और बात, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश। अगर परचेजेस को रिकॉर्ड किया है तो परचेज रिटर्न को कंसिडर नहीं करोगे क्या? अगर सेल्स को कंसिडर किया है तो सेल्स रिटर्न को कंसिडर नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे, और करना ही चाहिए। भाई कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो ना 10 करोड़ का सेल्स किया है और वो 9 करोड़ 99 लाख का सेल्स रिटर्न हो गया है। भाई ऐसा धोखा देने वाले लोग बहुत होते हैं। आपने अगर माल बेचा है तो हो सकता है बेचा हुआ माल वापस भी आया होगा, माल खरीदा है तो हो सकता है खरीदा हुआ माल वापस किया होगा। तो बिना परचेज रिटर्न और बिना सेल्स रिटर्न को कंसिडर किए कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा भैया? अगर ट्रेडिंग अकाउंट को सही मायनों में सही सही बनाना चाहते हो तो अब देखिए, पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको पहले रॉ फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट बताना चाहता था, लेकिन अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बारी आई है। परचेज रिटर्न का क्या करें? भाई माल खरीदा, लेकिन खरीदा हुआ माल वापस दे दिया। भाई जो माल हमने वापस कर दिया, जितनी वैल्यू का माल वापस कर दिया, क्या उतने अमाउंट का हमारा खर्चा माना जाना चाहिए? हमने जब वो माल वापस ही कर दिया तो उतने अमाउंट का हम खर्चा क्यों माने? आप मेरी बात समझ रहे? आपने जितने का माल खरीदा वो यहां लिखा है टू परचेज में, लेकिन अगर इसमें से कुछ अमाउंट का माल आपने वापस कर दिया है यानी परचेज रिटर्न कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि मुझे यहां से परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाना चाहिए? जी हां, और मैं सचमुच इसे ऐसे ही माइनस करके दिखाऊंगा। जहां हम लिखेंगे टू परचेजेस वहां माइनस का साइन या लेस, LESS लेस परचेज रिटर्न, ऐसे इनर कॉलम में ही करके फाइनल वैल्यू को बाहर दिखाएंगे। ये बात समझ लीजिए, प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। फाइनल अकाउंट में जितना मायने रखते हैं आपके कॉन्सेप्ट, उतना ही मायने रखता है प्रेजेंटेशन। तो आपने जहां लिखा टू परचेजेस वहां लेस या माइनस परचेज रिटर्न करके दिखाएंगे। जैसे आपने लिखा है बाय सेल्स, तो माइनस या लेस सेल्स रिटर्न ऐसा लिखकर इनर कॉलम में ही माइनस करके दिखाइए और बाहर नेट अमाउंट लिखिए। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का सेल्स था, 2000 का सेल्स रिटर्न था, तो 1 लाख माइनस 2000, आई एम सॉरी 2 लाख अगर मैंने बोला है तो 1 लाख माइनस 2000, 98,000 जो है वो आप बाहर दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा। अब ये तो देखो प्लस माइनस करने वाला प्रेजेंटेशन की बात की, क्या इसकी भी कोई जर्नल एंट्री होती है? क्विकली दिमाग में प्रोसेस कीजिए कि अगर परचेज रिटर्न अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? बोलो क्रेडिट है। उसको भी आपने बंद करना है। परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को खत्म करके भी ट्रेडिंग अकाउंट में लाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लाने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? बोलो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। प्लीज, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और सेल्स रिटर्न को बंद करने की एंट्री क्या होगी? बोलो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट के क्रेडिट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट बैलेंस को खत्म करना है, मतलब क्रेडिट करना है। कहां लाना है? ट्रेडिंग में लाना है। क्या एंट्री होनी चाहिए? जर्नल एंट्री बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब ये जो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग अगर ट्रेडिंग अकाउंट में कोई आपसे पूछेगा तो क्या होगी? बोलो बाय परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? जल्दी से समझिए। ये जर्नल एंट्री परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग की ट्रेडिंग में पोस्टिंग क्या होगी? बाय परचेज रिटर्न। और ये एंट्री ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न, इसकी ट्रेडिंग में क्या क्या पोस्टिंग होगी? टू सेल्स रिटर्न। तो सर आपने तो उल्टा कर दिया। ओ क्या? आपने परचेज रिटर्न डेबिट में लिख दिया और सेल्स रिटर्न क्रेडिट में लिख दिया। हाँ ना भाई, इतना नहीं सीखा क्या? अगर कोई आइटम डेबिट में लिखने वाला है पर मैं चाहता हूं उसे क्रेडिट में लिखना, लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं, माइनस करके लिख सकता हूं। या अगर उल्टा क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट में लिखना है तो लिख सकता हूं, हाँ माइनस करके लिखूंगा। क्योंकि भाई हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हमारे लिए प्रेजेंटेशन मायने रखता है, न कि सिर्फ मैथ्स। हम लोग सिर्फ टेक्निकलिटीज में डील नहीं करते, हम ट्रू फेयर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, व्यवहारिकता की बात करते हैं। और इसलिए चाहे तो देखिए टेक्निकली हम बाय परचेज रिटर्न यहां लिखकर दिखा सकते हैं, लेकिन क्या बेहतर होगा?
बाय परचेज रिटर्न यहां लिख कर दिखाऊं या परचेज में से ही परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाऊं, ताकि देखने वाले को तुरंत ही मालूम पड़ जाए, अच्छा इतने रुपए का माल खरीदा था और इतने रुपए का वापस कर दिया, मतलब नेट इतने रुपए का खरीदा, ये ज्यादा सही है। बजाय कि परचेज यहां लिखूं, परचेज रिटर्न यहां, सेल्स यहां लिखूं, सेल्स रिटर्न यहां। लिखने को लिख सकता हूं, लेकिन फिर वही बात हो जाए, अगर कोई टेढ़ी टेढ़ी खील हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धोखा देना चाहता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो 10 करोड़ की सेल्स दिखा देगा यहां और 9 करोड़ 99 लाख का सेल्स रिटर्न दिखा देगा यहां। अब जिनके जिनके बड़े बड़े ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, बड़े बड़े P&L अकाउंट होते हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति मिस कर जाए, उसको तो देख कर लगे अरे 10 करोड़ का टर्नओवर है, नहीं यार भयंकर, 10 करोड़ रुपए का सेल्स है, भाई 9 करोड़ का सेल्स रिटर्न भी तो है। तो ऐसी धोखेबाजी से बचने के लिए, ऐसे फरेब से बचने के लिए प्रेजेंटेशन मायने रखता है। और ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन कब होगा, जब आप सेल्स में से ही सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाएंगे और परचेज में से ही परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाएंगे। फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अगर पता लग गया है तो उसे ट्रांसफर करेंगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, आपने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर किया और उसके बाद आएंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, और उसके बाद निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। वो हमारे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आप देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाकर आप फाइनल अकाउंट्स पर अपना ग्रिप बना पाएंगे। क्योंकि फाइनल अकाउंट एक ऐसा विषय है बच्चों, 11th क्लास में वो आपका फाउंडेशन है, वो आपकी नींव है, और वही नींव पर अगर निर्माण होगा, अगर नींव कमजोर रह गई तो निर्माण भी कमजोर होगा। लेकिन अगर नींव मजबूत हुई, अगर फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हुआ, तो न सिर्फ 12th क्लास में बल्कि जब तक आगे आप अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे तब तक आपको मदद मिलेगी। तो अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना अगर सीख गए हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए। हो सकेगा तो मैं अगले किसी वीडियो में आपको किसी सवाल की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, सवाल करना भी सिखा दूंगा। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट अब पूरा आपके सम्मुख है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए तो आपको उससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।